Hello everyone, welcome to this online course where I will teach you everything from computer basic to programming with HTML, CSS, JavaScript and the Python. So get ready to learn and grow step by step through these lessons. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ना ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कशन की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हमने नेटवर्क डिवाइसेस, आईपी एड्रेसेस के ऊपर हमने बात की थी। नेटवर्क जो है टास्क मैनेजर को देखा था हमने, कमांड प्रॉम्प्ट पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, पावर शेल के ऊपर काम किस तरह कर सकते हैं। तो हमने वो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग अगर है क्या, ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हम कवर करेंगे अपने पास ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, क्या है। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है, इनपुट आउटपुट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस क्या होता है, एरे क्या है, लिस्ट क्या है, और डिबगिंग कैसे करते हैं। अगर कोई प्रोग्राम में अगर हमारे पास एरर आएगा, उसको डिबग कैसे करेंगे और उनके एरर्स किस तरह से चेक वेरीफाई करेंगे। तो ये चीज़ें जो एक बेसिक प्रोग्रामिंग लिखने से पहले हमको पता होनी चाहिए। आया कि वो प्रोग्रामिंग हम सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं, आया कि वो हम प्रोग्रामिंग सी शार्प में कर रहे हैं, आया कि प्रोग्रामिंग पाइथन में कर रहे हैं, विजुअल बेसिक पे कर रहे हैं, डॉटेड में कर रहे हैं, एसपी डॉटेड में कर रहे हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ये काम कर रहे हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो ये सारे सारे कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास इस्तेमाल होंगे। उनके पास ये होगा कि उनमें सिंटैक्स डिफरेंट होंगे, कि प्रिंट करने का सिंटैक्स वहाँ पे कोई और होगा, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनपुट का अलग तरीका होगा, मगर कॉन्सेप्चुअली चीज़ें जो है ना वो यही होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि प्रोग्रामिंग के। प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें कि हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे हम कंप्यूटर से अपने कोई डिज़ायर रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम एज ए ह्यूमन कंप्यूटर को खुद बताएंगे और कंप्यूटर हमारी जो हमने उसको बताया है उसके बेस पे हमारा कोई काम परफॉर्म करेगा। तो दिस इज़ द प्रोग्रामिंग, कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने हमारी इंस्ट्रक्शंस को एज ए इनपुट कैसे लिया, बाय द यूज ऑफ कीबोर्ड एज ए इनपुट लिया, प्रोसेसर से प्रोसेसिंग परफॉर्म करी और उसको टेम्परेरी अपनी मेमोरी एरिया के अंदर स्टोर किया, फिर परमानेंटली स्टोर करके उसको हार्ड डिस्क में स्टोर किया, फिर हमको डिस्प्ले, हमारी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर स्टोर करवा दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डिफाइन करेंगे कि इनपुट कैसे लेना है, प्रोसेस कैसे करना है, इसको स्टोर कैसे करना है, उसको परमानेंट स्टोर कब करना है और डिस्प्ले किस तरीके से कराना है। ये सारी चीज़ें हम इंस्ट्रक्शन की फॉर्मेट के अंदर कंप्यूटर को बताएंगे और कंप्यूटर वो सारे काम हमें परफॉर्म कर देने के बाद हमें डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए अगर एग्जांपल देखें तो कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑल्सो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। उसको, उसका पर्पस क्या है, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स सेव करना। और जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट डेवलप करने के भी सॉफ्टवेयर हैं, जो वेबसाइट, जिसमें वेबसाइट लिख रहे हैं, या मोबाइल ऐप बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर है जिसमें मोबाइल ऐप को का कोड लिखा जाता है। ठीक है, कोई गेम डेवलप कर रहे हैं तो वो भी एक इससे एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंट्रोल को मशीन के रोबोट्स बना रहे हैं। ठीक है, और डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक टास्क, रिपीटेड टास्क हैं ऐसी जो हमारे हम डेली बेस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ये प्रोग्रामिंग, दिस इज द प्रोग्रामिंग। तो ये सारे सारे हमें क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग हमें क्या अलाउ कर रही है, ये सारे काम करने के लिए अलाउ कर रही है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग करके ही हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसको प्रोग्रामिंग से थ्रू ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर बनाया, व्हाट्सअप बनाया सॉफ्टवेयर, गेम डेवलप का बनाया। ठीक है, मशीन को कंट्रोल रोबोट बनाने के लिए, ये सारे के सारे क्या है, तो जो है प्रोग्रामिंग हमें अलाउ कर रही है। अब इन तमाम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी एक डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर लिखा गया होगा। ठीक है, हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना है सी
C++ से बना हुआ तो सी से ही बना हुआ है, उसमें डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई हैं। तो व्हाट्सअप है, अब इनमें क्या हुआ, बहुत सी लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, C++ है, C# है, तो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करते हुए ये सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है, एक इंस्ट्रक्शन हैं जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, और उस कंप्यूटर हमारी उस इंस्ट्रक्शन के बेस के ऊपर हमें कोई डिजायर रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब आती है कि देखें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करें। देखिए, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ये है कि हम अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को लिखने के कुछ रूल्स होंगे। रूल्स क्या है, देखिए अगर हम कोई लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी अपने कोई ग्रामर ग्रामर के कुछ रूल्स होंगे, जैसे फ्यूचर टेंस किस तरह लिखना है, प्रेजेंट टेंस किस तरह लिखना है, पास्ट टेंस को किस तरह लिखना है। ठीक है, तो उन टेंसेस को लिखने के एक कोई सिंटैक्स होता है हमारे पास। वैसे ही प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के कुछ रूल्स हैं हमारे पास, कि हमने वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी है उसको किस फॉर्मेट के अंदर लिखना है, वो किस तरीके से लिखनी होनी चाहिए है। ठीक है, सिंटैक्स एक अलग चीज़ है, मगर उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर, उस बेसिक स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर का क्या होना चाहिए है, तो हमने प्रोग्रामिंग के अंदर वो चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि बेसिक आइडिया, लेट्स सपोज मैंने अगर कोई एक प्रोग्राम लिखना है, अब एक प्रोग्राम लिखना है, जैसे मैंने कोई गेम बनाना है, अब वो गेम बनाना है मैंने, तो गेम बनाने के लिए मेरे पास बेसिक आइडिया होगा कि गेम के अंदर मेरे पास किस किस्म का कोई फाइटिंग गेम है। ठीक है, तो फाइटिंग गेम है तो कोई करेक्टर्स होंगे, दो किस्म के करेक्टर्स होंगे या मल्टीपल किस्म के प्लेयर्स होंगे, तो मैं एक अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट करूंगा, हाँ जी मैंने जो प्रोग्राम बनाना है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरीके का होगा। फिर उस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं कहूँगा हाँ जी ठीक है, मेरे पास डिफरेंट किस्म के प्लेयर्स आएंगे, प्लेयर्स न्यू प्लेयर्स होगा, और न्यू प्लेयर्स आके मैं सिलेक्शन करूंगा, उसका नाम दूंगा, उसमें अंदर फाइटिंग का ऑप्शन दूंगा। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, उस अपने उस प्रोग्राम के डिफरेंट फीचर्स बता रहा हूँ कि उसमें ये चीजें होंगी। तो अपना एक ब्लॉक्स, अपना एक आइडिया क्रिएट करूंगा कि अपना प्रोग्राम मैंने लिखना किस प्रोग्राम में फीचर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, अब ये सारा प्रोग्राम जब मैंने एक आइडिया बनाया, उस आइडिया को बनाने के लिए उसको मैं लिखूंगा, तो लिखने के लिए मैं उसके अंदर बताऊंगा कि हाँ जी, अगर लेट्स सपोज मैं कोई एक पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस बताता हूँ, तो टेंसेस के अपने कुछ ग्रामर की अपने अपने रूल्स हैं ना, तो वैसी प्रोग्राम्स के भी अपने रूल्स हैं कि आपने प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अच्छा अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये 7 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। हम जो किसी कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अगर लिखने जाते हैं, तो सबसे पहला है वेरिएबल एंड डेटा टाइप। हम बात करते हैं पहले वेरिएबल का। देखिए, वेरिएबल इस तरीके से है कि कोई भी हमने काम परफॉर्म करना है, हमें पता है कि काम परफॉर्म करने के लिए हम उसको एज ए इनपुट को लेते हैं, इनपुट लेके हम उसको प्रोसेस करवाते हैं। अब वो जो इनपुट हमने लिया है किसी भी तरीके से, हमने बाय द यूज ऑफ कीबोर्ड लिया, इनपुट ले लिया, अब इनपुट को हमने कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो बेसिकली वेरिएबल ये है कि हमारा टेम्पररी एरिया, टेम्पररी एरिया जहां पे मैं अपनी वैल्यू को स्टोर करूंगा, अपनी वैल्यू को स्टोर करूंगा, वो है मेरा टेम्पररी एरिया। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, नेम है मेरे पास, प्रिंट करवाना है कामरान। अब क्या हुआ, कामरान प्रिंट करवाऊंगा, तो अब मेमोरी एरिया के अंदर होगा किस तरीके से, मैंने इनपुट दिया कामरान, वो क्या करेगा, पूरा पूरा नाम ले जाके मेमोरी एरिया के अंदर जाके लिख देगा। अब मेमोरी एरिया के अंदर लिखेगा, तो लिखने के लिए उसकी जगह पे एक स्पेस लेगा मेमोरी के अंदर। अगर लेट सपोज मेरी एक 120 GB की मेमोरी है, ठीक है, अब मैंने एक प्रोग्राम लिखना शुरू किया कि मुझे कामरान प्रिंट करवाना है या आमिर प्रिंट करवाना है, वट एवर कोई नाम मैंने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए वो क्या करेगा, मेरी एक जगह पे मेमोरी एरिया के अंदर एक लोकेशन एलोकेट करेगा, उस लोकेशन पे जाकर कामरान जाके लिखेगा। ठीक है, और इस लिखने के बाद मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। अब वो जो लिखने के लिए जो काम करेगा, वो कामरान को जो के लिखना है, ए लिखना है, एम लिखना है, इसके पीछे जो भी कोडिंग होगी, करेक्टर बनेंगे, वो काम प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा होगा, परफॉर्म कर देने के बाद मेमोरी में लिखेगा, फिर हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो वेरिएबल क्या है, हमारे पास एक जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर रहे हैं टेम्पररी पर्पस के लिए।
अच्छा, अब टेम्पररी पर्पस के लिए स्टोर करने का क्या पर्पस है? अब जैसे कि मैं स्टोर कर रहा हूँ कामरान, कामरान स्टोर कर रहा हूँ, आमिर स्टोर कर रहा हूँ, या भी एज कोई स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, एज नंबर है 25। ओके, अब अगर लेट्स सपोज मैं इस तरीके से करता हूँ कि एक इनपुट लेता हूँ, उसका काम ये है कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, उसका काम ये है कि मुझसे कोई वैल्यू इनपुट ले, वो इनपुट लेके उसका उसको प्रिंट करवा दे यूजर के पास। ठीक है, अब मैंने इनपुट लिया, मुझे बताओ कि नाम, उसने नाम इनपुट लिया, मैंने कहा प्रिंट नेम। क्या करेगा, नेम को प्रिंट कर देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मतलब डिस्प्ले करवाने के लिए। तो जाके मेमोरी के अंदर नेम को जाके कामरान लिखेगा और आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। अब मैंने कहा ऐसा करो फरहान डिस्प्ले करवाओ या फरहान आमिर डिस्प्ले करवाओ। अब जब भी वो जाएगा तो हर बार मेमोरी के अंदर लेट्स सपोज एक नाम प्रिंट करवाने के लिए वो उसके अंदर 16 किलोबाइट तक का एक स्पेस एलोकेट करता है। मेमोरी के अंदर 16 किलोबाइट का एक स्पेस एलोकेट करता है। अब मेरे पास मेमोरी लेट्स सपोज जितनी भी, हर बार जाके 16 किलोबाइट का स्पेस एलोकेट करेगा और आपको प्रिंट करेगा। अब ऐसे ही में मल्टीपल कई किस्म के नाम, मेरे लेट्स सपोज थाउजेंड जो नेम्स हैं, मैं हर बार प्रिंट करवा रहा हूँ, तो क्या होगा, हर बार जाएगा 16 के का एक ब्लॉक जो है मेमोरी में एलोकेट करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेरी मेमोरी जो है फुल भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हर बार जाके वो एक वेरिएबल जो जो है एक लोकेशन एलोकेट कर रहा है। ऐसे ही है। अब वेरिएबल से मेरे पास फायदा ये है होगा कि मैं ये कहता हूँ कि एक लोकेशन मैंने रिजर्व कर दी, उस लोकेशन को मैंने बता दिया ये लोकेशन सिर्फ है मेरे नाम के लिए है। ओके, तो अब क्या हुआ, मैंने प्रिंट करवाया एक मरतबा कामरान, तो क्या कर रहा है, मेरी रिजर्व लोकेशन के ऊपर उसने 16 किलोबाइट की एक लोकेशन मेरे लिए वो रिजर्व कर दी। अब मैंने वहां जाके लिख दिया, उसने खुद जाके लिख दिया कामरान, ठीक है। अब वो लिखने के बाद दोबारा डिस्प्ले करवा देगा। फिर मैंने दोबारा से फरहान लिखा, तो वो उसी रिजर्व लोकेशन के ऊपर जो मैंने रिजर्व करी हुई है उसी लोकेशन पे जाके वहां पे लिखेगा, क्योंकि वो मैंने उसको बाय दी रिजर्व करवा दिया, एक उसका नाम दे दिया नेम। ठीक है, अब नेम के अंदर डिफरेंट किस्म के नाम आ सकते हैं, कामरान भी आ रहा है, फरहान भी आ रहा है, आमिर भी आ रहा है, मुजफ्फर भी आ रहा है, डिफरेंट किस्म के नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरे पास स्पेस जो है वो साया नहीं हो रही। अब अगर उस जगह को मैं बाय दी नेम रिजर्व नहीं करवाता हूँ, हर बार जाके कभी नाम में लिखता हूँ कामरान, कभी लिखता हूँ आमिर, अब क्या हुआ, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेमोरी के अंदर उसने जगहों पे लिख दिया ना, अब क्या हुआ, वो डेटा जो लिखा हुआ मेमोरी पे डिफरेंट लोकेशन के ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, मेरा स्पेस जो है वो साया हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक मरतबा कामरान लिख दिया, वो पर्पस खत्म हो गया, एक मरतबा मैंने आमिर लिख दिया, उसका पर्पस खत्म हो गया। अब सेकंड टाइम पे मैं इमरान लिख रहा हूँ तो उसका पर्पस खत्म हो गया। अब वो बार बार जो पर्पस तो खत्म हो रहा है, मगर उसने मेमोरी के अंदर मेरा एरिया तो एलोकेट कर लिया। तो वेरिएबल से मुझे ये फायदा होता है कि वेरिएबल से मैं एक एरिया रिजर्व कर लेता हूँ और उसमें जाके बार बार चेंजेस परफॉर्म करता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो हर बार अलग अलग जगहों के ऊपर उसकी नई लोकेशन एलोकेट नहीं करेगा, उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके ही लिखेगा और वहीं पे चेंजेस आएंगे। तो क्या हो गया, वेरिएबल्स के हमारा फायदा क्या है कि हम उसमें चेंजेस परफॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, और डेटा हम क्या कर सकते हैं, टेम्पररी तौर पे उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको ये क्लियर है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताएं। ठीक है, अच्छा अब आती है कि ये हो गया वेरिएबल्स के बारे में ना, ये वेरिएबल्स हम अराउंड तो अपनी सॉफ्टवेयर में हर बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो इसके कॉन्सेप्ट आप क्लियर होने चाहिए, इस वजह से मैंने आपसे पूछा। अब आती है जो हमने वेरिएबल लिखा है, अब जो मेरा डेटा लिखा है, अब देखें जैसे कोई नेम है, कोई एज है, ठीक है ना। अब ये नेम और एज ये क्या है, अच्छा नेम वैसे बात करता हूँ, आमिर, आमिर क्या है, एक नेम है, मगर इस जो डेटा लिखा है इसकी एक पर्टिकुलर टाइप है। टाइप क्या है, नेम है, इसकी टाइप है करेक्टर। करेक्टर मतलब ये ए बी सी डी की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ये करेक्टर वैल्यू है। ठीक है, एक वैल्यू होती है, इसे मैं बात करता हूँ एज, एज में मैं आता है किसी की 36 है, 35 है, तो दिस इज द नंबर। तो करेक्टर नंबर, दिस इज दी डेटा टाइप, जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है, तो दिस इज द डेटा टाइप। अब आती है कि मैं कहता हूँ इस, जैसा ये आपको सामने एग्जाम्पल सामने आ रही इज अंडरस्कोर स्टूडेंट, क्या ये स्टूडेंट है या नहीं है। तो अब उसको हमने दो ही तरीके बात होती है आंसर, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो इस किस्म की डेटा टाइप को हम कहते हैं बूलियन। ठीक है, एक बूलियन, बी डबल ओ एल ई
AN बुलियन, ट्रू फॉल्स की, ठीक है, ट्रू फॉल्स की में होता है, ठीक है। तो वैसे ही आप तक सामने, आपके सामने यहाँ आ रही है कि सबसे पहले डेटा टाइप क्या आ गई, इंटीजर आ गई, INT कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, तो वो क्या है, नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर भी कह सकता हूँ। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट नाम हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर है, नंबर है, किसी में लॉन्ग नाम होगा, लॉन्ग लॉन्ग से होगा कि एक करेक्टर की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज मेरे पास जो रिकॉर्ड्स हैं मिलियंस के अंदर, उसका नंबर साइज है, अब वो मेरे जो नंबर की लेंथ पर डिपेंड करता है, ये उसकी डेटा टाइप। इंटीजर एक 32K का, 16K का होता है, फिर आता है लॉन्ग है वो 32K का होता है, वो हमारे क्या होता है, उसकी जो लेंथ है ना करेक्टर की, जो हमने जो डेटा टाइप की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। कामरान क्या है, एक करेक्टर वैल्यू, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट या स्ट्रिंग या करेक्टर, स्ट्रिंग, करेक्टर या टेक्स्ट वैल्यू हम कह सकते हैं, ओके। अब आती है फ्लोट। फ्लोट वैल्यू क्या है, जो कि डेसिमल वैल्यू, जैसे प्राइस है, जब आपके सामने प्राइस है 19.99, ये आपको सामने आ रहा है, तो 19.99 क्या है, डॉट के बाद जो वैल्यू आ रही है डेसिमल वैल्यू, तो हम इस किस्म की वैल्यू को हम कह सकते हैं फ्लोट भी कहेंगे, डबल कहेंगे, या डेसिमल वैल्यूज कह सकते हैं। तो दिस इज द डेटा टाइप, ठीक है। जैसे बुलियन में ना कोई अभी आपको समझ आ रहा है करेक्टर, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब ये आता है लिस्ट, एरे, ये हमारा आगे इसका पूरा टॉपिक्स है, तो अभी ये कुछ छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं, तो हमने अभी इसमें क्या हो गया, डेटा टाइप, वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल की डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, जो वैल्यू डेटा हमने स्टोर किया है उसका, उसकी टाइप क्या है। तो तीन बेसिक बेसिक टाइप की बात करता हूँ, तो तीन होती है, एक आपकी आती है न्यूमेरिक, एक आपका स्ट्रिंग, एक आपका बूलियन, ठीक है। इन्हीं में वेरिएशन आती रहती है, तो आपके हिसाब से वो ये तीन बेसिक टाइप मिलेंगी आपको हर प्रोग्रामिंग के अंदर। न्यूमेरिक, जो आपका नंबर वैल्यू है, आपका करेक्टर, जिसमें अल्फा आपकी करेक्टर वैल्यूज आ रही हैं, और बूलियन जिसमें आपको ट्रू फॉल्स है। एक आती है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में आता है, उसके अंदर क्या होगा, न्यूमेरिक भी होगी और करेक्टर भी होगा, ठीक है। अब अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है और आपका करेक्टर। अब आपका लेट्स सपोज मैंने कोई कैलकुलेटर डिजाइन करना है, जिसके अंदर मैंने दो इनपुट लेने हैं, उसमें इनपुट लेना है, मैंने दो नंबर ही होंगे ना। अब लेट्स सपोज मुझे दो नंबर को प्लस करना है, तो उसके अंदर दो करेक्टर को प्लस नहीं करूंगा मैं, उसमें नंबर वैल्यू ही होगी, तो उस मैं नंबर वैल्यू यूज करूंगा। मगर ऐसा हो सकता है कहीं पे मुझे मैंने कोई ऐसे लिख रहा हूँ, वहाँ पे हो सकता है मुझे वहाँ पे अल्फ़ाबेट भी लिखना पड़े, मुझे हो सकता है वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी लिखना पड़े, ठीक है। तो न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू प्लस करेक्टर होगी, तो वो एक अल्फा न्यूमेरिक के नाम से डेटा टाइप आएगी। तो वेरिएबल क्या हो गया, कि हमारा जो भी डेटा हमने टेम्परेरी तौर पर सेव करना है इन द मेमोरी, तो हम उसके लिए यूज करेंगे वेरिएबल। और डेटा टाइप करेंगे, जो डेटा में स्टोर करेंगे उस डेटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, न्यूमेरिक होगी, या स्ट्रिंग वटेवर, या बूलियन होगी, या अल्फा न्यूमेरिक होगी, जी। अ, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, या आपको आगे इसमें आएंगे, वो लिस्ट एरे टॉपिक्स हैं। जी 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 बिल्कुल, ये मैंने आपको भी डेटा टाइप बताई है, ये सारी की सारी इसकी टाइप्स होंगी। एरे भी है, जो कि यहाँ पर ये आपको समझा रहा है नंबर नंबर 5 के ऊपर, इसका अपना पूरा टॉपिक्स है, ठीक है। अब आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। अच्छा देखें, कंट्रोल स्ट्रक्चर ये है कि जो हमने कोडिंग लिखनी है, उसको लिखना किस तरीके से, जो अपनी प्रोग्रामिंग का ब्लॉक लिखेंगे। अभी हमने डिस्कस कर लिया वेरिएबल, और हमने बात कर ली डेटा टाइप की बात कर ली। अब जो इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, उसको लिखने का तरीकेकार क्या होगा, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा होता है कि हमारी कोडिंग जो हम लिखेंगे उसमें किस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कंट्रोल स्ट्रक्चर, है सिक्वेंशियल कंट्रोल है, सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, देखिए सबसे पहले मैंने एक
प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ कि दो नंबर को मुझसे मतलब दो नंबर हो, मतलब ए 1+2, 1+2 को ऐड करो, ऐड कर देने के बाद मुझे उसका रिजल्ट शो कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूंगा कि हाँ जी मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मैं करूंगा प्रिंट स्टार्ट कि मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। एक मैंने लिया नंबर, आपके सामने स्पून आ रहा है, ये x इज इक्वल टू 10। अब x क्या चीज़ है, मेरा एक वेरिएबल है, उसमें क्या है इक्वल टू 10, x में मैंने क्या किया 10 वैल्यू सेव कर दी। फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया y इज इक्वल टू 5, ये y एक वेरिएबल है और इक्वल टू 5 एक मेरा नंबर है। फिर मैंने लिखा z इज इक्वल टू x प्लस वाई, एक्स और प्लस एक्स और वाई को प्लस करो, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू जो आंसर आए उसको z के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट कर दो सम, सम क्या प्रिंट करो, कॉमा z, जो z के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, और आखिर में प्रिंट कर दो एंड। तो ये पूरा एक मैंने सिक्वेंशियली एक इंस्ट्रक्शन दी, जो कि सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन थी कि मैंने कंप्यूटर को मैंने बताया कि सबसे पहले मेरा प्रोग्राम स्टार्ट जब हो तो लिखा हुआ है प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है। फिर जाके उसने सेकेंड लाइन को पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि x की वैल्यू को 10 कर दो, फिर सेकेंड लाइन में लिखा है y की वैल्यू को 5 कर दो, फिर तीसरी लाइन के अंदर मैंने लिखा है z इज इक्वल टू x को, और जो y में वैल्यू थी उसको प्लस करके z में डाल दो, फिर प्रिंट करा दो सम, तो और आखिर में एंड कर दो। तो ये क्या है, एक सिक्वेंशियल मैंने कोडिंग अपना स्ट्रक्चर लिखा, और अब क्या कर रहा है कंप्यूटर लाइन बाय लाइन इस पूरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, और पढ़ते हुए सारी की सारी इसके बेस के ऊपर मेरे पास एक आउटपुट जनरेट कर देगा। तो आउटपुट में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट, फिर लिखा हुआ है सम कॉलन और 15, और फिर आखिर में लिखा है एंड। ठीक है, मगर उसके अंदर जो मेरे पास आउटपुट आएगा उसके अंदर z इज टू एक्स, वाई इज टू 5 ये लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ जो प्रिंट की वैल्यू लिखी है सिर्फ मेरे पास आउटपुट में वो लिखा हुआ आएगा। तो इस किस्म के काम की जो कोडिंग को हम कहते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल, जो लाइन बाय लाइन हमारी सीक्वेंस लिखी हुई है और लाइन बाय लाइन कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शन को रीड करता हुआ हमारे डिजायर रिजल्ट को परफॉर्म करने कर रहा है। ये क्लियर है? बस प्रोसेसिंग कर, तो इस किस्म के काम को हम कहते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल। ओके, अब आता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग। अब देखें डिसीजन मेकिंग क्या है, मैंने कहा एक कोई टास्क परफॉर्म करनी है, मगर मैं कहता हूं उसको किसी कंडीशन के बेस पे करना है कि अगर ऐसा हो तो ये करो और ऐसा नहीं है तो ये करो। ठीक है, अब मैंने लिखा एज का एक वेरिएबल लिया, एज इक्वल्स टू 18, इसमें मैंने लिखा एज 18 है। अब एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो तो प्रिंट करो यू आर एडल्ट। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो प्रिंट करो यू आर माइनर। ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, कंडीशन बेस्ड। उसको कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लिखा, इफ। अब हमने पिछला यूज किया था प्रिंट, अब हम बात करें इफ। इफ का मतलब यह है कि कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कोई कंडीशन इस्तेमाल करनी है तो वहां हम लगाएंगे इफ। ठीक है, हर लैंग्वेज के अंदर पाइथन यूज करें, सी प्लस प्लस करेंगे, उसके अंदर कीवर्ड इफ ही होगा, मगर लिखने का तरीका हो सकता है डिफरेंट हो, मगर इसी तरीके का सिमिलर वे में लिखा जाएगा। हो सकता है जावा के अंदर किसी और तरीके लिखा जा रहा होगा, मगर ज्यादातर अभी ये जो जितनी भी कोडिंग लिखी है सारी पाइथन की नहीं है। ठीक है, मगर अगर आप सी शार्प या सी प्लस प्लस इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी तकरीबन यही होगी, बहुत ही फर्क होगा तो माइनरी 5% का फर्क होगा, अदरवाइज ज्यादातर किसी में ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो इस किस्म का फर्क होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर में, इफ क्या हो गई, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इफ लगाना, अगर ये हो, अगर ये नहीं है तो होगा एल्स, मतलब ये कुछ भी नहीं है, वैल्यू नहीं है तो ऐसा करो भाई, आप जो ना यू आर माइनर ये प्रिंट करवा दो। अब आते हैं इसी चीज को थोड़ा सा और लेके चलते हैं। आप जैसे मार्क्स है 75, जो आपके राइट साइड पे लिखा हुआ है, मार्क्स है 70, अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो ग्रेड ए आ जाए। ठीक है,
कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ग्रेड बी आ जाए। अगर अब क्या है, एल इफ, पहले इफ था, अब मल्टीपल कंडीशन आ रही है, मल्टीपल कंडीशन आ रही है एल इफ। ठीक है, अब एक और हमने एल इफ लगा दिया कि अगर वो 40 है तो ये लगा लो, और अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, ये तीनों ऊपर की कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो आखिर में एल्स में लगा दिया प्रिंट। मतलब एल्स का ये होगा कि ऊपर की जितनी भी कंडीशन अगर फॉल्स होती हैं तो आखिर में एल्स लगेगा। ठीक है, इफ कम हो गया कि सबसे पहली कंडीशन, और अगर मेरी मैं क्या कहता हूँ दूसरी मैंने एक और कंडीशन दी, तीसरी कंडीशन, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। एल्स का मतलब है मेरी ऊपर की जितनी भी कंडीशन अगर फेल हो जाती हैं तो एल्स के अंदर क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरे पास डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्ड है। तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्ड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो हर लैंग्वेज में, तमाम की तमाम लैंग्वेज में यही तरीका होगा, सिंटैक्स डिफरेंट होंगे, मगर वे ऑफ लैंग्वेज राइटिंग का तरीका यही होगा। अच्छा, अब आती है रिपीटेटिव। अच्छा, रिपीटेटिव देखें, लेट सपोज हमने ये एक टास्क परफॉर्म करी थी, यहीं पे थी, यहाँ पे रिपीटेटिव एक्शन में क्या होता है कि एक काम को मैं मल्टीपली कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ। अच्छा, लेट सपोज मैंने एक काउंटिंग लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट कर दो। अब मैं अगर लेट सपोज हमने जो सीक्वेंशियल कंट्रोल जो पढ़ा था अभी सबसे पहले, ये पढ़ा था ना हमने, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट 1, मतलब प्रिंट स्टार्ट करता हूँ और लिखता हूँ प्रिंट 1, फिर लिखता हूँ प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, इस तरीके से 10 लाइनें लिख देता हूँ। सही है, सीक्वेंशियल कंट्रोल की बात करूं मैं, तो सीक्वेंशियल कंट्रोल में इसको लिखने के नहीं है, अगर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 10 तक लिख दूंगा। तो मुझे 10 लाइनें लिखना पड़ी, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये आता है रिपीटेटिव में, क्या होगा, तो मुझे 10 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने प्रिंट करवाया, अब देखें सबसे पहला क्या है, फॉर, ये क्या है, एक लूप लगाने की हम कहते हैं लूपिंग। सबसे पहला लूप है फॉर, फॉर आई इन रेंज, रेंज दी मैंने और ब्रैकेट लगाया 5। तो करेगा ये कि ये लूप चलेगा ऑटोमेटिकली 1 से लेके 5 तक। ठीक है, 1 से लेके 5 तक चलेगा। और जैसे हमने बात की 10, हमारी जो था वो यहीं पे आए थे, मैं एक नोट पैड में दिखा देता हूँ। अब जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट 1, 10 तक लिखना, मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यदि मैं लिखता हूँ 9। अब मुझे 1 से लेके 9 तक जो है ना एक प्रिंट करना, तो मैंने इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मैं सिक्वेंशियल कंट्रोल को इस्तेमाल करूंगा। अब इसी कोडिंग को मैं बाय द यूज ऑफ रिपीटेड रिपीटेशन लूपिंग के थ्रू किस तरह लिखूंगा, वो इस तरह लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज 9, ओके, ये लगाऊंगा सेमी कॉलन, कॉलन। ठीक है, और यहाँ लिखूंगा प्रिंट आई। ठीक है, और यहाँ पे बस। अब ये क्या करेगा, ऊपर की जो मैंने कोडिंग की उसकी मैंने 9 लाइनें लिखी, इस कोडिंग के अंदर से मैंने 2 लाइनें लिखी, और काम मेरा वही होगा। ओके, तो ये करेगा क्या है, एक लूप चलेगा 1 to 9, नीचे आएगा आई, जो लिखा आई के अंदर वैल्यू होगी, सबसे पहले उसने आई में वैल्यू उठाई 1, वो प्रिंट कर दिया। फिर ये लूप ऊपर जाएगा, उसमें 1 ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड हो जाएगा, और फिर नीचे दोबारा आएगा प्रिंट 2, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5। तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास इस तरीके से ही सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो 1 to 9 इस तरीके से प्रिंट होगा। ये मीटिंग खत्म हो, हेलो, अच्छा मैं, अच्छा मीटिंग हमारी दोबारा ख़त्म होने वाली है,
मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ ताकि ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। स्क्रीन आ रही है आपको मेरी? ठीक है। अच्छा देखें, अब हमने ये कर रहे थे कि 1 to 9 हमने प्रिंट करवाया, तो इस वाली कोडिंग पे मुझे 1 to 9 को लिखना पड़ा बार बार। ठीक है, इस वाली कोडिंग मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर का लूप लगाया 1 to 9, तो उसने क्या किया 1 to 9 मुझे लिखना ना पड़ा, तो ये ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 to 9 लिखूंगा तो 1 to 9 तक ही चलेगा ऑटोमेटिक, इसमें वैल्यू प्लस करता रहेगा। ठीक है, मैं इसको 1 to 10 कर लूँ या 1000 कर लूँ, वटेवर मैं जो भी चाहता हूँ, तो क्या होगा, मुझे 1000 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये लूप मेरा 1000 टाइम जो है ना ये आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कंडीशन। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो, अब यहाँ पर जैसे मैंने ये काम किया, तो इसी के अंदर मैं एक कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो मैंने आपका हमने ये यूज़ किया था कंडीशन मेकिंग स्ट्रक्चर, तो अब इस लूप के अंदर मैं कंडीशन मेकिंग स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें आ रहा है ब्रेक का। अब ये मैं कहता हूँ कि जी अब मेरा लूप चल रहा था, ठीक है, 1 to 5, जैसे ही आई के अंदर वैल्यू 3 आती है, तो आप क्या करो, इस लूप को यहीं ब्रेक कर दो और इसकी जो वैल्यू लिखी हुई है वो प्रिंट कर दो। मतलब ये आई 3 तक आएगा, 4 पे नहीं जाएगा, वो 4 पे जैसे ही आएगा लूप से बाहर आ जाएगा। ब्रेक की कमांड क्या करेगा, एग्जिट कर देगी। ठीक है, ब्रेक की कमांड से हमारा लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। दूसरा आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या करेगा, इस लाइन को जहां पे लिखा हुआ है इसको स्किप कर देगा। जो लाइन लिखी है स्किप मतलब क्या करेगा, मैंने लिखा कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू कर देगा, तो उसके बाद जो लाइन है ना उसको स्किप कर देगा, नेक्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद जो लाइन लिखी होगी ना, अभी इसका आगे एग्जाम्पल आएगी, मैं यहाँ आपको बता दूंगा। ये दिस वन है। हाँ इसके अंदर है ना, इसमें बताएंगे। तो क्या करेगा, जो भी स्किप द रेस्ट ऑफ लाइन, मतलब लेट्स सपोज मैंने क्या लिखा कंटिन्यू, तो क्या करेगा, जो उसके बाद की लाइन है ना उसको स्किप कर देगा। अगर इसके बाद लिखा मैंने प्रिंट, तो उसको स्किप कर देगा, उसको नहीं इस्तेमाल करेगा, और क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। मतलब लूप को जो तो लब के लेट्स सपोज आई इज इक्वल 3, आप यहाँ लिखा कंटिन्यू, अब नीचे लिखा था प्रिंट आई, तो अब वो प्रिंट आई नहीं करेगा, इसको स्किप करके दोबारा से लूप जो है 4 पे चला जाएगा, प्रिंट आई नहीं करेगा और 4 पे चलेगा। यहाँ तो कर रहा है, इसको ब्रेक कर दिया, प्रिंट आई कर दिया, उसमें क्या करेगा, प्रिंट आई को नहीं करेगा, उसके बाद जितना भी कोड है ना स्किप कर देगा, और आपका लूप जो है ना 5 पे दोबारा से आ जाएगा। तो कंटिन्यू में ये वाला काम हुआ। ठीक है, हाँ, तो ये देखें कंटिन्यू में ये होगा कि देखें अभी ये लाइन लिखी हुई है बस ना, इफ लगा आई इक्वल्स टू 3, फिर लिख दिया ब्रेक। अभी ब्रेक में क्या हो रहा है, ये ब्रेक कर देगा लूप को, लूप नेक्स्ट आगे नहीं जाएगा लूप में। अब ये लूप तो 5 तक का लूप है ना, ये 5 के बाद इसके हिसाब से 3 के बाद 4 होना चाहिए ना, ये 4 पे नहीं जाएगा, लूप यहीं पे एंड होगा और प्रिंट आई करके लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब 4 में नहीं जाएगा। अगर मैंने ब्रेक कर दिया है, एक्सिट कर देगा लूप पे। ठीक है, देखें लूप चल रहा है। अब मैंने यहाँ यहाँ जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, ये रही, देखें। हाँ, कंटिन्यू ऐसे कंटिन्यू का पर्पस ये है कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि अगर 3 की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 3 आती है, तो उसके नीचे का जो कोड मैंने और भी लिखा हुआ होगा, मैं चाहता हूँ ये कोड नहीं चले। ठीक है, आप उस कोड को स्किप कर दो,
अगर लेट्स सपोज मैं यहीं से ले लेता हूँ 4 को, ये यहीं पे लिख लेते हैं 1 to 10, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ आई इज इक्वल्स टू 3 हो तो आपने क्या करना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है, ब्रेक कर देना है और आई को प्रिंट कर देना। अब पढ़ता हूँ एल इफ आई इज इक्वल्स टू 4 हो, ठीक है, और कॉलन लगा देते हैं तो कर दो कंटिन्यू, ठीक है। और उसके बाद मैंने लेट्स सपोज लिखा था प्रिंट, जो भी लिखा था प्रिंट मैंने लिखा था आई, ओके। अब ये करेगा क्या, इसके बाद जैसे मैंने कंटिन्यू कर दिया ना, तो अब ये करेगा क्या, ये आई जो है ना इसको प्रिंट नहीं कराएगा, इस लूप में दोबारा से इस नेक्स्ट इसकी लाइन है ना उसको स्किप कर देगा, इसको स्किप कर देगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 5 पे चला जाएगा, 5 वाली वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद की जो वैल्यू है कंटिन्यू को लिखा है ना, इसकी जो इसके नीचे की लाइन है उसको स्किप कर देगा अगर मैंने कंटिन्यू कर दिया। ब्रेक कर दिया तो ये इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब ये लेट्स सपोज लूप चला था फर्स्ट टाइम पे, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले इसने इफ वैल्यू आई है तो ये कर दो, और यहाँ पे एक एल्स भी लिख लेते हैं, एल्स लिख लेते हैं प्रिंट और आई, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, लूप चला, अब वैल्यू लिखी थी आई इक्वल्स टू 3, 3 नहीं था तो सबसे पहले तो इसने लिखा आई इक्वल्स टू 4, 4 भी नहीं है, और इसका मतलब होगा 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ओके। फिर ये दोबारा लूप चलेगा, इस लूप के हिसाब से चलेगा दोबारा से, आगे इसने देखा वैल्यू है 2, अब देखा 2 वैल्यू आएगी ना तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा, फिर ये दोबारा लूप चलेगा, फिर आएगा इफ आई इक्वल्स टू 3, अब जैसे ही आई इक्वल्स टू 3 आया तो यहाँ पे आई लिखेगा और ये लूप से बाहर आके यहाँ पे 3 प्रिंट कराएगा, अब 4 पे नहीं जाएगा, ठीक है, 4 पे नहीं जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरा 3 की वैल्यू आई, मेरा ये लूप यहीं पे ही, मेरा 4 की बारी ही नहीं आएगी ना। अब इसी कंडीशन को मैं ऐसा कर लेता हूँ 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया 5, अब क्या होगा, जैसे ही 4 की बारी आएगी तो यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। ये आया एल इफ आई इज इक्वल्स टू 4, इसने देखा कंटिन्यू, कंटिन्यू लिखा, मगर इस दफा क्या करेगा, 3 प्रिंट करवा दिया मगर इस दफा 4 प्रिंट नहीं कराएगा, क्योंकि इस नेक्स्ट लाइन पे जाना ही नहीं है इसने, ये दोबारा जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद 5 प्रिंट कराएगा, तो ये 4 नहीं प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब समझ में आया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब मुझे इसमें फायदा ये हो रहा है कि अब मुझे उसके बाद की वैल्यू को मुझे नहीं प्रिंट करवाना, हाँ जी अगर 4 आ जाए तो उसके बाद कंडीशन देता हूँ कि अगर इस किस्म की कंडीशन आती है कि 4 लिखा हुआ है तो उसके नीचे कोडिंग जो भी लिखी है आपने कुछ नहीं करना, आपने इस लूप को दोबारा से चला लेना है, लूप को आप स्किप कर दो, इस लूप को स्किप कर दो अगर 4 आए तो, मतलब इस तरह से होता है कि आप चाहते हैं कोडिंग के अगर 4 की वैल्यू आए तो जो कोडिंग मेरा लूप चल रहा है उसमें कोई काम नहीं करना 4 की वैल्यू के अंदर, ठीक है, उसको स्किप कर दो और उसकी बाकी वैल्यू में काम करना, तो उस किसी भी कंडीशन के लिए मैं कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब आता है रिटर्न, अच्छा ये क्या है, रिटर्न का मकसद ये होता है, ये जब आगे फंक्शन पढ़ूंगा तो फंक्शन के अंदर हमारे पास ये फंक्शन में बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे थोड़ा सा आता हूँ कि देखें वैल्यू को रिटर्न करना कि एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन मेरा चल रहा है, कोई टास्क है, अब जैसे कि मैंने ये पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी यहाँ पर, अब एक एक्सटेंशन में वो लिखता हूँ, फंक्शन को बताने से ये नहीं है, मैंने कहा कि फंक्शन ए, इसका नाम दे देता हूँ प्रिंट एज, एक फंक्शन बनाता हूँ और उसके अंदर मैं लेता हूँ एज, इनपुट लिया, मैं बता दूँ इसको, और यहाँ पे लिखा प्रिंट एज, ठीक है, और इस फंक्शन को मैंने इस तरीके से लिखा, और रिटर्न, इसमें हम एक काम कर लेते हैं 2 नंबर ले लेते हैं,
प्रिंट सम, ए और बी, ठीक है। हमने कहा सी, फंक्शन क्या है, मैं अपना जैसे प्रिंट एक मेथड है, प्रिंट एक मेथड है जो कि प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है हर लैंग्वेज होता है। मैं चाहता हूँ अपना एक मेथड बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा फंक्शन, अपना मतलब कस्टमाइज काम करवाना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैं आपके साथ ये लिख रहा हूँ, अब ये लिख लूँ, ये प्रिंट करवाना है सम, दो नंबर का नम प्रिंट करवाना है, सम प्रिंट करो। तो अब इसको मैंने कहा सी प्लस बी, ओके, और यहाँ पे कर दो रिटर्न सी। देखें, ये डाल देते हैं। अब ये एक फंक्शन मैंने बनाया, इसका काम ये, इसको मैं दो वैल्यू इनपुट दूंगा। दो वैल्यू क्या इनपुट दूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रिंट कर दो प्रिंट सम 1 प्लस 1,2, ठीक है। अब देखें इसमें क्या किया मैंने, ये प्रिंट सम का एक फंक्शन है, ये मैंने कॉल करा, इसको मैंने दो वैल्यू इनपुट दी 1 और 2, ये यहाँ पर आएगा, इसमें इसकी जगह 1 लिखा है, इसकी जगह 2 लिखा है, और यहाँ पे जाएगा सी पे, ए 1 प्लस 2 को सी में डाल देगा और रिटर्न कर देगा इस वैल्यू को यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आएगा प्रिंट, आउटपुट आएगा मेरा, ये क्या था, 3, आउटपुट में 3 लिखा आएगा। अब इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, आपने करनी थी, हमने लिखा एक हमने प्रोग्राम लिखा, उसका नाम दिया प्रिंट, प्रिंट करो स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट हमने प्रिंट करवाया। हमने एक नंबर लिया, a इज इक्वल्स टू 1, ओके, b इज इक्वल्स टू 2, फिर c इज इक्वल्स टू a प्लस 2, ए प्लस b, ठीक है, फिर प्रिंट कर दो आप c, ओके। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर लिखा, इसका काम ये प्रिंट करेगा स्टार्ट, ए में वैल्यू होगी 2, बी में ए में वैल्यू होगी 1, बी में वैल्यू होगी 2, फिर सी में क्या लिखेगा, ए और बी को ऐड करके सी में लिख देगा, और आखिर में प्रिंट कर देगा सी। तो इसके हिसाब से मेरा प्रोग्राम क्या है, एक सम का प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये सम का प्रोग्राम है, मैंने बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि इस किस्म का प्रोग्राम कई जगहों पे मैंने कोडिंग लिख रहा हूँ, अब की कोडिंग लिख रहा हूँ और ये मुझे हर जगह के ऊपर ना एक जरूरत पड़ती है कोई दो नंबर को सम कराने की, ठीक है। अब मैं हर जगह पे जाऊं और ये कोडिंग लिखूं, ये कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें। अब मेरा प्रोग्राम से कई किस्म के मॉड्यूल चल रहे हैं ना, उसके अंदर मुझे प्रिंट करवाने हैं, सम करना है, डिफरेंट इसके अंदर सम आने हैं। अब मैं बार बार जाके ये 5 वैल्यू लिखूंगा तो मेरी कोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, ठीक है, कोड मेरा बढ़ेगा। लेट्स सपोज मेरा कोड 1000 लाइन्स का है, अब मैं बार बार ये 5 5 लाइनें हर बार सम प्रिंट कराना है, तो 5 5 लाइनें बार बार लिखूं, मेरा तो मेरा टास्क, क्योंकि रिपीट रिपीट टास्क हो रही है ना मेरी, अब बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए आसानी क्या दे दी इन्होंने, अब आसानी क्या दे दी, आप एक फंक्शन बना लो, और हर बार, जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया, इसमें इस फंक्शन का क्या नाम काम था, देखिए हमारे दो नंबर है, दो नंबर को हम ऐड करते हैं, ऐड करके सी में करते हैं, बाद में सी प्रिंट करते हैं, यही काम कर रहे हैं ना। अब मैंने एक क्या कर दिया, एक फंक्शन बनाया, इसका काम क्या कर दिया, प्रिंट सम, इसका नाम दे दिया प्रिंट सम। ये मुझसे दो नंबर मुझसे इनपुट लेगा और इसको सी में डालेगा और रिटर्न कर देगा सी। अब इसको यही काम जो 5 लाइनों में किया है ना मैंने, इसी काम को मैंने एक लाइन में करके दिखाया आपको, ये वाला, ये इसी काम को मैंने एक लाइन में कर दिया, ठीक है। ये 5 लाइनों की कोडिंग जो ऊपर मैंने लिखी है, अब ये एक जगह लिखूंगा। अब नेक्स्ट किसी टाइम पे मुझे करना है, प्रिंट करना है 4, अब मैंने लिखा 4, अब जो ऊपर मैंने कहा था 1 और 2 किया था, यहाँ मैंने 4 और 5 को प्रिंट करना है, तो उसके लिए सेम कोडिंग को डिफरेंट किस्म के काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। हाँ, अच्छा चलिए, ये इसको तो मैं हटा देता हूँ,
ठीक है, ये भी हटा देते हैं। और ये भी हटा देते हैं। सबसे पहले हम इसको चलते हैं, लेके चलते हैं, हम ये फंक्शन को भी छोड़ देते हैं। सबसे पहले मेरा एक कोड, मैंने प्रोग्राम लिखना है। उस प्रोग्राम का काम ये है, दो नंबर को इनपुट करना और उसका सम करना और प्रिंट कर देना, ये काम है। अब मुझे आगे जाके फिर एक काम करना है, यही काम करना है। अभी तो मैं 1+2 कर रहा था ना, फिर मुझे चलें, अब यहाँ पे मुझे 4 5 पे करना है। अब मैं फिर लिखूंगा 4 5, फिर लिखूंगा सी। अब ये मुझे हर बार लिखें, ये सब 5 लाइन लिखी थी, फिर 5 लाइन लिखना पड़ी, ऐसा ही है मेरी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये बार बार मुझे देखना पड़ रहा है कि मुझे दो नंबर को सम करके प्रिंट करना पड़ता है सी, और मुझे इसके लिए बार बार 5 लाइनें लिखना पड़ती हैं। अब मैंने क्या किया, एक कोडिंग लिखी। उस कोडिंग का काम ये, देखें, ये सिंटैक्स है फंक्शन, ये उस फंक्शन का नाम है। मैंने अपना खुद का, ये प्रिंट है ना, ये प्रिंट एक मेथड है, मेथड और फंक्शन। ये मेथड जो है, जो अगर सी पढ़ रही है, सी का अपना बाय डिफॉल्ट एक काम प्रिंट करवाने का मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, कि प्रिंट करवाने के ये वर्ड लिखेंगे। तो हमने वही काम करने का अपना कस्टमाइज बनाया खुद का, उसका नाम दिया प्रिंट सम। ओके, उसको मैंने दो वैल्यू इनपुट दी। यहाँ पे दो वैल्यू इनपुट आ रही है, एक में 1 और 2 है। ये इसको ए और बी नाम दे, मैंने इसको हार्ड कोड वैल्यू 1 2 लिखा नहीं, मैंने इसको वेरिएबल दिए। हमने वेरिएबल क्या पढ़ा अभी, वेरिएबल ये पढ़ा है कि टेम्परेरी स्टोरेज बार बार चेंज आता है। हम हमारी मेमोरी लोकेशन पे हमने एक बात देखी, हमारी लेट्स तो 1 2 लिखा, तो हर जगह अगर मैं वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ तो हर जगह उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है ना। अगर एक वैल्यू रिजर्व कर दूंगा, अपनी एरिया रिजर्व कर दूंगा, तो मेरी उस टाइम पे मेरी लोकेशन स्पेस बढ़ेगी। तो मैंने वही किया, मैंने उसको एक रिजर्व एरिया दे दिया ए, इसको दे दिया बी। ओके, अब ये सी के अंदर मैंने क्या किया, ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू आती है उसको ए और सी में ऐड करना, और ऐड कर देने के बाद रिटर्न कर देना। रिटर्न का मकसद काम होता है कि इस फंक्शन को वैल्यू दे देना, जो इसको कॉल करेगा उसको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने प्रिंट का फंक्शन, जो कि एक मेथड है, बाय डिफॉल्ट मेथड है, इसके अंदर मैंने कॉल कराया। अभी प्रिंट को हटा देते हैं, छोड़ें। यहाँ लिखा सी इज इक्वल्स टू, सी इज इक्वल्स टू, इसको सी में डी करते हैं, डी इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन है प्रिंट सम, ये फंक्शन है, ये मैंने लिखा, ब्रैकेट लगाया, यहाँ वैल्यू है ए और बी, मैंने दिया 4 और 5। अब ये क्या करेगा, ये प्रिंट सम का फंक्शन कॉल करेगा, ये जंप करके सॉफ्टवेयर जहां लेके जाएगा खुद ही प्रोग्राम, ये यहाँ पर आएगा। इसने देखा ये इस नाम कॉल किया, इसने देखा ए और बी दो वैल्यू, इन्होंने हमने 4 और 5 दिया है, ये अगर ए और बी के अंदर 4 और 5 डाल देगा, ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा, 4 और 5 के अंदर जो वैल्यू है, 4 और 5 प्लस 5 हो गया 9, उसकी वैल्यू को ऐड कर देगा सी के अंदर, सी के अंदर को दे देगा, और सी इसका रिटर्न क्या होगा, 9, 9 का रिटर्न कर देगा हमें इस फंक्शन को। जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, जो 9 की जगह डी के अंदर 9 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा चलें, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, समझ में आएगा, प्रैक्टिकल करेंगे। ये क्या कर रहे हैं हम, अपनी इस कोडिंग को, ये जो कोडिंग मैंने 5 लाइनों की लिखी है, इस कोडिंग को मैंने, हाँ, अच्छा चलें। हम्म, हाँ, अच्छा चलें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, प्रिंट सम लिखा था ना मैंने, यहाँ पे नाम दे देता हूँ आमिर। ठीक है, कोई मसला नहीं, प्रिंट सम ना लिखना, आमिर लिख लें। ओके, मगर यहाँ फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये फंक्शन जो है रिजर्व वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे उस फंक्शन जो रिजर्व वर्ड है, और जो फंक्शन बना रहा हूँ, जो ब्लॉक लिख रहा हूँ, फंक्शन समझ ले एक रिजर्व ब्लॉक्स है। इस पूरे एरिया को रिजर्व ब्लॉक मैंने बना दिया। इस पूरे एरिया को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, मैंने कर दिया, इसको एक नाम दे दिया। ठीक है, वो नाम क्या है, आमिर।
और अब मुझे देखना पड़ रहा है कि इसमें जाके वैल्यू देता हूँ, तो अब ये ए और बी एक वैल्यू मैंने दे दी, इसको एक इनपुट लिया, तो क्या हुआ, ये डायनेमिक वैल्यू आ गई, तो सी के अंदर ऐड हुई। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू प्रिंट सम रह जाता हूँ आमिर, अब आमिर लिख देता हूँ, ठीक है। और आमिर को 4 और 5 में वैल्यू पास करूंगा, पास करने के बाद जैसे ही मैं लिखूंगा वो क्या वैल्यू आ जाएगी, डी के अंदर आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट डी, ओके। अब यही काम जो मैंने किया था प्रिंट डी, अब देखें इस काम को मैंने 2 लाइनों के अंदर लिखा था, ओके। इसी इसी काम को मैं एक लाइन में लिख के दिखाऊं आपको, यही काम कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, और ये कॉपी किया, स्पेस, ये काम कर दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे मैं आमिर से जो वैल्यू आ रही थी वो मैंने डी में स्टोर कर रहा था, फिर प्रिंट कर रहा था। इसमें मैंने डायरेक्ट मैंने बोला ए डी में भी स्टोर नहीं करना ना, आप मुझे प्रिंट ही करना है ना, तो ऑटोमेटिक क्या करो, जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। तो अब ये ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये प्रोग्रामिंग के डिफरेंट तरीके हैं, मैं जिस तरीके से प्रोग्रामिंग करना चाहूँ अपने यूज के लिए, तो मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग के लिए। यहाँ देखें मेरी कोडिंग मेरी बच रही है, यहाँ पे 2 लाइनें थी, 5 लाइनें से मैंने 3 लाइनों में लिख रहा है, 2 लाइनों से मैं 1 लाइन कर दिया, मेरी और कोडिंग बच गई। ये क्या, मैं ऑप्टिमाइज करता रहा हूँ कोडिंग को अपनी, ओके। अच्छा, अब ये हमने पढ़ी कि इसको बंद कर, फॉर में, अच्छा फॉर में हमने क्या देखा कि फॉर का एक क्या लूप है, रिपीटेटिव लूप, कोई रिपीटेटिव काम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर यूज कर रहे हैं, लूपिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर का काम क्या है, जो भी वैल्यू होगी, जैसे 1 मैंने लिखा, रेंज 5, अब क्या करें, हर बार रेंज 5 में 1 एक 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 वैल्यू ऐड करता रहेगा ऑटोमेटिकली, ओके। अब मैं चाहता हूं कि मुझे रेंज नहीं पता, ठीक है, मुझे रेंज नहीं पता कि 5 तक करना है या 1000 तक करना है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कब कब कहाँ तक लेके जाना है। हाँ, कंडीशन पता है कि अगर उसके अंदर 1000 लिखा हुआ है तो ये कर देना, मगर उसकी एंड लिमिट मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उस किस्म की कंडीशंस के लिए, उस किस्म की लूपिंग के लिए हम यूज करते हैं वाइल लूप, वाइल लूप, वाइल। एक था फॉर लूप, एक था वाइल लूप। फॉर लूप में मुझे कंडीशन पता थी कि 1 से लेकर 5 तक चलना है, रिपीटेटिव काम करना है। अब एक वैल्यू ऐसी आती है कि मुझे एंड वैल्यू का पता नहीं है कि एंड वैल्यू कहाँ तक है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा वाइल, ओके। वाइल में मैं क्या करूंगा, किसी मैंने कहा जी काउंट, यहाँ पे सामने आपकी सारी वैल्यू, मैंने कह दिया काउंट इज इक्वल टू 1, ओके। वाइल काउंट लेस देन 3, लेस देन 3 जब तक हो, काउंट की वैल्यू जब तक चलते रहो, ओके। अब ये आगे गया, इसने देखा प्रिंट काउंट, यहाँ पे काउंट को प्रिंट करा दिया, और नीचे हमने क्या किया, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, इसका मतलब है, इस इस लाइन का मतलब ये होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। काउंट में 1 था, उसके अंदर 1 और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2, ये ऊपर आएगा। फिर देखेगा हाँ जी काउंट में 2 है, लेस देन 3 है, ठीक है, प्रिंट करना है काउंट, ये फिर लूप चलेगा। अब ये काउंट में इसने क्या, इस दफा क्या आया, 3 हो गया, यहाँ पर आया 3 से। अब इसने देखा 3, काउंट इज लेस देन 3, और इक्वल्स टू और लेस देन दोनों लगा हुआ है, मगर मतलब जो भी वैल्यू हो वो और उससे लेस दोनों, तो 3 आया, तो 3 लेस देन तो नहीं है मगर इक्वल है, ये फिर चलेगा, ठीक है। ये फिर नीचे आ गया, फिर लिखे लिखा काउंट और लिखा प्रिंट काउंट। अब क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 4, ये फिर ऊपर जाएगा, ऊपर यहाँ पर आएगा, इसने लिखा काउंट लेस देन, यहाँ 4 आ गया, 4 इज लेस देन 3, तो 4 लेस देन तो नहीं हुआ ना, 4 तो ग्रेटर देन हो गया, तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब इसके बाद मेरा लूप नहीं चलेगा, ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, ओके। तो ये क्या होगा, मेरा कंडीशनल बेस्ड लूप हो गया।
फॉर में क्या था, मेरा रेंज थी, स्पेसिफिक था। वाइल में ये होगा, मेरे पास कंडीशन है, हाँ जी मेरे पास जो स्पेसिफिक रेंज नहीं पता, तो उसके लिए मैं वाइल यूज करूंगा। अच्छा, अब ये हम ऑलरेडी ये पढ़ लिया पीछे कंट्रोल फ्लो का। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम, उसी जो लूप हम चला रहे थे, ठीक है, उस लूप को हमने किस तरीके से कंट्रोल करना है, यहाँ पे हमने ब्रेक करना है। ठीक है, किसी कंडीशन के बेस पे अगर हम चाहते हैं उसको, कोई कंडीशन के बेस पे उसको ब्रेक करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या ब्रेक, तो क्या करना है, एग्जिट करने के लिए उस लूप से एग्जिट करना है, तो ब्रेक के कमांड इस्तेमाल होगी। ठीक है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू का होगा, तो ये यहाँ पे हमको वही पता है। कंट्रोल फ्लो कीवर्ड क्या है, कॉल लूप स्टेटमेंट यूज टू इनसाइड द लूप। आपने अगर लूप के इनसाइड चाहते हैं कि लूप को कंट्रोल करना है किसी कंडीशन के बेस के ऊपर, तो वो कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स होते हैं, जो कि यही हैं, कौन सा है, ब्रेक और कंटिन्यू। अच्छा, अभी ये चीज हमने अभी पढ़ ली है फंक्शन। अभी मैंने आपको फंक्शन पूरा जो ये और आगे था उनको वहां पे वो आ गया था, तो मैंने आपको पूरा ये सब चीजें बता दी। देखें इसमें यही चीज लिखी है, अवॉइड राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो वो जो कोड था हमें मुसलसल मतलब बार बार लिखना पड़ रहा था ना। ठीक है, अब वो ये कि हमने अपने जो लार्ज पार्ट को स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट भी कर दिया। तो अब अगर लेट्स सपोज मेरे पास फंक्शन का, मेरे पास क्या फायदे हैं कि मेरा एक प्रोग्राम जो है थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का लिखा हुआ है, तो अब उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ कि अगर लेट्स सपोज मेरा ईआरपी सिस्टम है। ठीक है, ईआरपी सिस्टम है, उसमें ईआरपी सिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स हैं। अब मेरा एक प्रोग्राम है जिसका मेरा कोई कैलकुलेटर लिखा है। जी, हाँ, अच्छा ईआरपी, ये क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बेसिकली ये आपको क्या होगा, उसके अंदर ईआरपी सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपका पेरोल भी होगा, ह्यूमन रिसोर्स भी ऑप्शन होगा, आपका जितना उसके इन्वेंट्री कंट्रोल भी होगा, रिसीविंग भी होगा, और आपका ह्यूमन रिसोर्स बता दिया आपको मैंने, और आपका जो सेल परचेज का ऑप्शन होगा। तो ये इसको हम कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। मतलब ओवरऑल एक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट किस्म के ईआरपी सॉफ्टवेयर मौजूद है मार्केट में। जो एक सैप है, एक, जी बिजनेस सॉफ्टवेयर जैसे सैप है, ओरेकल फाइनेंशियल्स हैं, ओरेकल ईआरपी, ओरेकल ईआरपी है, ये भी एक ईआरपी है, एक सैप 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 एक ईआरपी है, और भी बहुत से ईआरपी सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो ये अब तो हम क्या कर रहे हैं उन ईआरपी सिस्टम, अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे उस जो है कोड को स्मॉल टास्क में ब्रेक कर देगा। तो हमारे पास फायदा होगा कि कल को हमने वो डिबग करना है, तो डिबग करना होगा, अगर मैं थाउजेंड ऑफ लाइन का कोड लिखा हुआ है, अब वो मुसलसल थाउजेंड लाइन का कोड को देखना बेहतर ये नहीं है कि मैं अपने इस कोड को सिंप्लीफाइड कर लूँ, डिफरेंट टास्क को अलग अलग जो रिपीटेड टास्क है उसको एक अलग जगह लिख लूँ। तो मेरे पास फंक्शन से मुझे ये फायदा हो जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है, मेथड बेसिकली क्या है, ये प्री डिफाइंड टास्क है ना, जो कि प्रिंट है। ठीक है, ये एक मेथड है। ये देखें, अब ये फंक्शन की आपको यही एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई है, यहीं पे हमने वही काम किया है। अब ये देखें यहाँ पे डेफ ऐड, अब ये वहाँ लिखा था मैंने फंक्शन, ठीक है ना, अब यहाँ पे को लिखने का ही रिजर्व वर्ड है डेफ। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन, ऐड नंबर, ये एक नंबर है, ठीक है, ए कॉमा बी, रिटर्न ए बी, ए और बी में वैल्यू को ऐड करके रिटर्न कर दो। अब ये देखें रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड अंडरस्कोर नंबर, ये यही फंक्शन है, ये कॉल हो रहा है, 5,3 की वैल्यू उसमें पुट हो रही है, और प्रिंट करवा रहा है सम इज इक्वल टू रिजल्ट। यही चीज हमने एग्जाम्पल में की थी, इसी के समय काम किया था हमने, यही काम किया था। ये देखें, ये रहा, यहाँ मैंने फंक्शन का नाम कीवर्ड यूज किया था, यहाँ पे इसे डैप का नाम से कीवर्ड यूज किया है। तो अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये कीवर्ड जो है, रिजर्व कीवर्ड जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनको लिखने का तरीका। किस चीज का, हाँ देखें, अच्छा देखें, अब लेट्स सपोज तो हम पता होगा कि हम अगर लेट्स सपोज पाइथन है, अब पाइथन का कोड हम पता चलेगा कि पाइथन में फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, मगर फंक्शन का पर्पस हमने सीख लिया कि फंक्शन का पर्पस क्या है। ठीक है, फंक्शन का पर्पस या, मगर उसको लिखने का तरीकेकार क्या है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, कि पाइथन में किस तरह का लिखना है, जावा में किस तरह से लिखना है, आपका सी प्लस प्लस में किस तरह से लिखना है,
ठीक है, तो हम वो जो कोडिंग पढ़ रहे होंगे तो हमें पता होगा ना कि अगर लेट्स हम कोडिंग पढ़ रहे हैं, पाइथन की कोडिंग पढ़ रहे हैं, पाइथन में फंक्शन इस तरह लिखा होगा, तो हमें वहां से पता चल जाएगा। अब ये देखें, ये अब यही चीज वहां पे बताइए, ऐड अंडरस्कोर नंबर्स इज अ फंक्शन नेम, ये क्या है, एक फंक्शन का नाम है। ठीक है, ए बी आर पैरामीटर है, ये उस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं जो उस फंक्शन को मैं पास करूंगा। ठीक है, और रिटर्न ए प्लस बी सेंड अ रिजल्ट बैक, ए प्लस बी क्या होगा, रिटर्न करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो मुझे वापस रिटर्न करेगा। ठीक है, एक मिनट इसको मैं जरा सही कर लूँ। फंक्शन क्लियर है आपको? ठीक है, अच्छा एक बस ये आखिरी देख लेते हैं, ऑपरेटर्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में मजीद कंटिन्यू करेंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं ना। अच्छा, ऑपरेटर्स का बेसिकली काम ये है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, यहीं से चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था सी में ए प्लस बी, ये प्लस है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, वैसे ही माइनस लगाऊंगा तो ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर थे। ओके, अब डिवाइड आपने लगाना है तो डिवाइड के नहीं है, आप इस तरह के डिवाइड कर कहोगे, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ये स्टार, ये शिफ्ट दबा के 8 करेंगे तो ये स्टार, ये है मल्टीप्लाई के लिए, ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। अच्छा, इसमें आते हैं कंपैरिजन रिलेशन ऑपरेटर। अब अगर लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे मैंने लिखा था, दो वैल्यू को मैंने कंपेयर करना है, इफ जो हम कंडीशन लगा रहे थे, इफ ए इक्वल्स टू 8, तो ये कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेशन। ओके, ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये आता है नॉट इक्वल्स टू, इसका जी जी डिफरेंट मीनिंग है। देखें, वो असाइन कर रहा हूँ, सिंगल को मतलब है अगर मैं लगाऊंगा तो मैं उस वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए डी इज इक्वल्स टू आमिर, आमिर की जो वैल्यू है वो डी के अंदर लेके चलो, तो ये असाइनिंग ऑपरेटर है। ये हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, ये रहा दिस वन। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं दूसरे वैल्यू को, ये क्या कर रहे हैं, हमारा कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यू को, दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, वो डबल इक्वल्स टू लगाऊंगा अगर इफ के की कंडीशन के साथ लगा रहा हूँ, और मैं इस तरह से एक्सक्लेमेशन का साइन लगाऊंगा, इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, वैसे ही होगा जैसे हमने पढ़ा था लेस देन, ये लेस देन इक्वल्स टू लगाऊंगा तो लेस देन इक्वल्स टू भी लग सकता है, और लेस देन को साथ लिखूंगा तो लेस देन के साथ भी अलग भी लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल्स टू भी लिख सकता हूँ। वैसे ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को साइन लगाऊंगा इस तरीके से, जो दीज आर दी कंपैरिजन, ये ऑपरेटर्स हैं जो हम और अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कोडिंग में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड ये हो या नहीं हो, तो एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम इस्तेमाल करेंगे, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब आती है कि असाइनमेंट के लिए हमने बताया आपको ये होते हैं इक्वल्स टू। ठीक है, ये असाइन का, ये हमने प्लस इक्वल्स टू अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये यहाँ पे हमने देखा था, ये देखें यहाँ पे लिखा था प्लस, ये कौन है, प्लस इक्वल्स टू, इसका क्या था, इसमें एक वैल्यू इसी में ऐड कर रहा था। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन नॉट इन, अब ये यूज होंगे जब हम एरे पढ़ेंगे, अब मैं वो भी बताता हूँ आपको। लेट सपोज मैंने एक एरे लिखा, एरे क्या चीज़ है, ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मैंने एक इस वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू रखी है। अब मेरे पास क्या है, इसी वेरिएबल में मैं मल्टीपल वैल्यू लिखना चाहता हूँ। मैंने कहा ए का जो 1 है, इसकी जो रिजर्व एरिया वो तो मेरा ए ही है, मगर इस रिजर्व एरिया का जो इंडेक्स नंबर 1 है उसमें लिख दो आमिर। ठीक है,
ए का रिजर्व 2 पे लिख दो कामरान, ठीक है। ए के 3 इंडेक्स पे लिख दो सालिक, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहां मेरे वेरिएबल का नाम क्या था, ए, यहां भी मेरे वेरिएबल का नाम ए ही है, मगर ए के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू सेव कर रहा हूं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, मेरे पास मल्टीपल वैल्यू को अलाउ कर रहा है। अब यहाँ पे इस ए के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू लिखने के लिए कॉमा लगाऊंगा या स्थान लिखूंगा, ठीक है। अब स्थान लिखने के लिए मुझे अगर ए की वैल्यू को, अब इसका इस सब का नाम तो ए की ए ही है ना, इस सब का नाम ए ही है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा तो ए के नाम से इस्तेमाल करूंगा, लिखूंगा तो लिखूंगा प्रिंट ए, तो ये सारी वैल्यू प्रिंट करेगा। मगर इस केस में क्या लिखूंगा मैं, प्रिंट ए कॉलन ये और ब्रैकेट 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए के 1 इंडेक्स पे, ए का वेरिएबल के 1 इंडेक्स पे जो भी लिखा हुआ वो प्रिंट कर देगा। मैं लिखता हूँ ये 2 के ऊपर जो लिखा हुआ है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऐसे ही सारी वैल्यू लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मैंने 10 तक वैल्यू लिखी, 10 4 5 5 और ये 6, अब ये 6 वैल्यू इस मेरे एरे के अंदर लिखी हुई है, ओके। अब मैं करता हूँ फॉर का लूप लगाता हूँ, फॉर का लूप लगाता हूँ, आई रेंज दे देता हूँ 6, ओके। और यहाँ पे लिख देता हूँ ए आई। अब क्या करेगा, ए में से जितनी भी जो सब लिखा था सारी में, तो ए में 6 टाइम तक की वैल्यू खुद ही प्रिंट कर देगा, सारे नाम जो लिखे हुए सारे नाम प्रिंट कर देगा। तो क्या हुआ मेरे पास एरे क्या हो गई, मेरे पास मल्टीपल वैल्यू, एक ही रिजर्व है, मैं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहा हूँ, ओके। अब यही चीज जो काम कर रहा है मेंबरशिप ऑपरेटर इन, ये क्या करेगा, मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके अंदर इन, अगर मुझे इन लगाना है कि मेरी इस लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू मैच करके लाके दो, तो उसके लिए मैं इन ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अगर मुझे एक लिस्ट के अंदर चेक करना है, नॉट इन इस पूरी लिस्ट के अंदर नहीं है, वो लिस्ट को उसको लाके ढूंढ के दो, तो वहां मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन इस्तेमाल करूंगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज हो या इज नॉट, ये हो या ये नहीं हो, तो उसके अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। ये सारे ऑपरेटर्स जितने भी अब बता रहा हूँ, ये हमारी जो कोडिंग कर रहे होंगे, तो हमारी कोडिंग के अंदर सारे ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे होंगे, कि हर ऑपरेटर के अपने अपने तरीक़ार हैं कि हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने, ठीक है। ये एंड है, ये दो मतलब दो कंडीशन को इस तरीके से लगाने के मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ लिखूंगा एंड बी इज इक्वल्स टू 4, तो ये हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। एंड ये दो, ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है ना, तो ये दो वैल्यूज को, मेरी दो कंडीशन को मेरी कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। कोई इसमें सवाल है, क्लियर है, ठीक है। तो अब आज का यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा मैं आपको यही चीज़ें फिर थोड़ी सी प्रैक्टिकली भी अगर देखते हैं, ताकि और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी आपको।